तो अब शुरू करते हैं पार्ट 5 अपने सॉल्यूशन चैप्टर का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ हमने समझ लिया था। तो रोल्स लॉ के बेस पे, रोल्स लॉ अपने को पता है कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जब मैं लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाता हूँ। ठीक है, तो इससे दो टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, एक तो आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या होते हैं इनको समझेंगे, और ये रोल्स लॉ से कैसे रिलेटेड है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी हम समझेंगे। The solutions which obey Rolle's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions। यानी कि ऐसे सारे सॉल्यूशन जो कि रोल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि मेरे पास सॉल्वेंट है एक बीकर के अंदर या एक कंटेनर के अंदर, उसके अंदर चाहे मैं कितना ही सोल्यूट डालता रहूं, कम डालूं फिर धीरे धीरे बढ़ाता रहूं, चाहे कितना ही बढ़ा दूं, लेकिन वो आइडियल सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये वाला सॉल्यूशन यानी जिसके अंदर मैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालता रहूं और भी डालता रहूं तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए, वो रोल्स लॉ को फॉलो करता रहे, तो उसको मैं क्या कहूँगा, आइडियल सॉल्यूशन कहूँगा। और अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन मान लो चेंज करता हूँ और वो रोल्स लॉ को फॉलो ना करे, तो फिर उसको मैं कहूँगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि हम आगे अच्छे से डिटेल में दोनों को पढ़ने वाले हैं, आइडियल को और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। The ideal solutions have two other important properties। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन की हमने एक प्रॉपर्टी तो पहले पढ़ ही ली। क्या पढ़ा था हमने, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था ना, कि वेपर प्रेशर किसी भी अपना वोलेटाइल कंपोनेंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का, उसका सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना वेपर प्रेशर। तो ये हमने पढ़ा था, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा था। अब हम आइडियल सॉल्यूशन की दो और प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। वो क्या क्या है, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज ज़ीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो ज़ीरो, डेट इज डेल्टा एच मिक्सचर ज़ीरो या फिर डेल्टा वी मिक्सचर ज़ीरो। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग प्योर कंपोनेंट की ज़ीरो, मतलब कि ये है कि मैंने जैसे ही आपको बताया कि अगर मैंने ए कोई भी सॉल्यूट लिया, उसको बी सॉल्वेंट के अंदर मिलाया, तो मेरा एक सॉल्यूशन बन जाएगा ए बी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते थे अलग अलग प्रोसेसेस को कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ना। एंडोथर्मिक वो वाली प्रोसेस होती थी जिसमें मुझे हीट देनी पड़ती थी, हीट देता था तो मेरा सॉल्यूशन आगे मतलब सॉल्यूशन बनता था। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती थी तो उसके अंदर हीट रिलीज होती थी, उसमें हीट देनी नहीं पड़ती थी, उसमें हीट रिलीज होती थी। एंडो में मेरे को हीट देनी पड़ती थी जिससे मेरा अच्छा खासा सॉल्यूशन बन जाता था, और एक्सोथर्मिक में हीट मेरी रिलीज होती थी। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें ना ही एंडोथर्मिक होते हैं ना ही एक्सोथर्मिक होते हैं। वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें ना ही हीट देनी पड़ती है अपने को और ना ही हीट रिलीज होती है, उसमें कोई हीट का एक्सचेंज अपने पास नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच मिक्सचर ज़ीरो, यानी हीट ना देनी पड़ती है ना किसी प्रकार की हीट रिलीज होती है। और ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सचर यानी डेल्टा वॉल्यूम मिक्सचर भी ज़ीरो होता है। मतलब कि क्या होता है इसका, जैसे कि मेरे पास कोई भी दो कंपोनेंट है, ए के बीच में ऐसे इंटरेक्शन अपने पास, ठीक है, ये मान लो अपना सोल्यूट है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, है ना, दो चीज़ों को ही लेके चलेंगे बस, दो कंपोनेंट को। ये अपना सॉल्वेंट है और फाइनली अपना सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, ए है, ए होगा, बी होगा, और कुछ ए वाले टूट जाएंगे, बी वाले टूट जाएंगे, और एक नए तरीके का ए बी वाला भी अपने पास एक नया ये बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है कि जो ये ए बी बॉन्ड होगा इसकी ताकत
ए ए या बी वालों से कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। मान लो ए और बी की कुछ ताकत है, ठीक है, ए वाले की और बी वाले की कुछ ताकत है, और जो ए बी बॉन्ड है वो कमज़ोर बॉन्ड है ए वाले से और बी वाले से। तो ए बी वाला जो अपना बॉन्ड बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, मान लो अगर वो कमज़ोर हुआ तो वो ज़्यादा एरिया घेरेगा, ज़्यादा जगह लेगा, वो ज़्यादा वॉल्यूम लेगा। कैसे? मान लो ए इतनी जगह ले रहा है ए वाला, बी वाला इतनी जगह ले रहा है, और सॉल्यूशन जब मैंने बनाया तो ए बी वाला कमज़ोर बना, तो वो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, इसको और भी बड़ा बना देता हूँ, ये ए बी। ठीक है, अब ये ए बी मेरा सॉल्यूशन के अंदर बना। तो अब ये ए बी तो बहुत जगह घेर रहा है, ए तो छोटी इतनी सी जगह घेर रहा है बस, बी भी इतनी जगह घेर रहा है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मेरा वीक बॉन्ड मान लो बन गया, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम मतलब घेर रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है मेरी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया, सॉल्यूशन बनाने के बाद मेरा वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसे एक और चीज़ भी हो सकती है। एक और सिनेरियो मानो कि ए बी वाला बिल्कुल छोटा बॉन्ड, यानी बहुत पावरफुल बॉन्ड बन गया। पावरफुल बॉन्ड बन गया मतलब कि बहुत छोटा बॉन्ड बन गया और बहुत पावरफुल बॉन्ड बन गया। तो अब ये वॉल्यूम कम घेर रहा है भाई, ए वाला कितनी ज़्यादा घेर रहा है, बी वाला कितनी घेर रहा है, लेकिन ए बी वाला कितनी कम वॉल्यूम घेर रहा है। यानी कि जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो वॉल्यूम मेरी कम होगी। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम भी कम नहीं होती, वॉल्यूम ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, डेल्टा वी ज़ीरो होता है। यानी जितनी मेरे ए वाले मॉलिक्यूल की लेंथ थी, जितने मेरे बी वाले मॉलिक्यूल की लेंथ थी, उतनी ही लेंथ मेरी क्या होगी, ए बी वाले मॉलिक्यूल की होगी, जिससे वॉल्यूम में भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो तो हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अब तक क्या सीखा? आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना मुझे हीट देनी पड़ती है ना मेरी हीट रिलीज होती है, यानी उसका डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होता है। और दूसरी बात क्या, कि ना सॉल्यूशन बनाने के बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ती है ना उसकी वॉल्यूम घटती है। जैसे मेरे सोल्यूट और सोलवेंट की जितना वॉल्यूम था उतने ही वॉल्यूम में मेरा सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसलिए वॉल्यूम का भी चेंज ज़ीरो होता है। It means that no heat is absorbed or evolved when the components are mixed। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये पहले वाले की बात कर रहे हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होती है। इसका यही मतलब है कि ना हीट एब्जॉर्ब यानी कि ना वो हीट लेता है, ना वो इवोल्व करता है, ना वो हीट निकालता है, यानी कि ना वो एंडोथर्मिक होता है आइडियल सॉल्यूशन, ना वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, जब कंपोनेंट्स को मैं मिक्स करता हूँ, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करता हूँ तब की बात। ठीक है, ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। तो ये भी बात हमने समझ ली कि वॉल्यूम सॉल्यूशन की सेम रहेगी। जैसे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मैं मिलाऊंगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मैं मिलाऊंगा और उससे सॉल्यूशन बनेगा मेरा, तो फिर जितनी इन दोनों की मिला के वॉल्यूम हुई उतनी ही सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी। ऐसा नहीं होगा कि इनकी मिला के वॉल्यूम ज़्यादा हुई सॉल्यूशन के कंपैरिजन में या फिर कम हुई सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, इनकी वॉल्यूम बिल्कुल बराबर होगी। उसी को ही हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो दो हमें तो बिल्कुल अच्छी तरह दो कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन की समझ आ गई है, और इसको डिटेल में एनसीईआरटी ने भी समझाया हुआ है, ये भी देख लो, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। At molecular level, ideal behavior of the solutions can be explained by considering two components A and B। ठीक है, तो हम मोलिक्यूल के लेवल पे बात कर रहे हैं कि मोलिक्यूल लेवल पे हम आइडियल बिहेवियर सॉल्यूशन का देखना चाहते हैं, एक्सप्लेन यानी हम समझना चाहते हैं उसको। तो हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक ए लेंगे और एक बी लेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप ए को सोल्यूट मान लो या बी को सोल्यूट मान लो, या ए को सोलवेंट मान लो या बी को सोलवेंट, वो आपकी मर्ज़ी है। एक को सोल्यूट मानेंगे, एक को सोलवेंट मानेंगे, और उसका हमें ज़्यादा इस चीज़ में कोई वो दिक्कत भी नहीं होती कि किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इन प्योर कंपोनेंट्स द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस विल बी टाइप्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है भाई, अभी तो मैं प्योर ही लेके आऊँगा ना, जब मैं लेके आऊँगा तो ए वाला भी मैं प्योर लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ ए भरे होंगे।
और दूसरा वाला भी जैसे मैं लेके आऊँगा तो उसके अंदर क्या भरे होंगे, सिर्फ बी वाले प्योर भरे होंगे, है ना, क्योंकि अभी तो मैं दोनों के दोनों प्योर लेके आ रहा हूँ। सॉल्यूशन तो मैं इनको मिला के बनाऊंगा ना एक दूसरे के अंदर, उसके बाद में मैं अपना क्या बनाऊंगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं कि ये सारे ही टूट जाते हैं, सिर्फ ए बी ही होगा सॉल्यूशन के अंदर। ऐसा नहीं होता, सॉल्यूशन के अंदर ए भी होगा, बी बी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ए और बी एक दूसरे से कट मिलके ए बी बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपना सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ए एंड बी वेयर एज इन द बाइनरी सॉल्यूशन इन एडिशन टू दोज टू इंटरेक्शन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। हाँ, तो इसमें यही कह रहे हैं कि शुरू में अपने पास प्योर ए होगा, प्योर बी होगा, उसकी जगह जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो जो मेरा बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर इन एडिशन टू दीज इंटरेक्शन, यानी ए और बी तो होंगे ही, इसके साथ साथ ए बी टाइप का एक नया इंटरेक्शन भी सॉल्यूशन के अंदर बन जाएगा जब मैं ए और बी को मिलाऊंगा, ठीक है। विल बी ऑल्सो प्रेजेंट। तो फिर इफ द इंटरमोलिक्यूलर attractive forces between the AA and BB are nearly equal to those between AB, this leads to the formation of ideal solution। मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव फोर्स AA और BB वाली अगर बराबर हुई AB वाले से तो अपना लगभग बराबर हुई AB वाले से तो अपना कौन सा आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि AB की अगर कम हुई या फिर ज़्यादा हुई तो फिर उससे फ़र्क आ जाएगा इनके वॉल्यूम में, और हो सकता है हीट ये लेने भी लग जाए या फिर रिलीज़ भी करने लग जाए, वो डिपेंड करता है। तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। आइडियल अपना तभी रहेगा जब ए बी का इंटरेक्शन ए और बी वाले के जैसा ही हो, उतना ही मजबूत हो जितने वो दोनों मजबूत हैं, ना ज़्यादा मजबूत हो उससे, ना कम मजबूत हो उससे, ठीक है। नियरली दोज ए बी, ठीक है। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर बट सम सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। तो एनसीईआरटी ने खुद नहीं बता दिया भाई कि ऐसा आइडियल सॉल्यूशन परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन रेयर है, यानी बहुत मुश्किल से ही कोई परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन को मैं नियरली आइडियल कह सकता हूँ कि हाँ, मोटा मोटा ये सॉल्यूशन आइडियल है। जैसे कि कुछ एनसीईआरटी ने एग्जांपल भी दे रखे हैं, ये डायरेक्ट नीट में या फिर कोई भी जेई के अंदर किसी में भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको याद रखना, ठीक है। ये एग्जांपल दे रखे हैं, क्या क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ठीक है। ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे इसको जब मैं मिलाऊंगा। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन, ये वाला भी आइडियल की तरह बिहेव करेगा, और बेंजीन और टूलिन वाला सॉल्यूशन भी। यानी अपने को एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आइडियल सॉल्यूशन के। तो इसमें एनसीईआरटी मतलब ऐसे ऐसे जैसे ये 3 भी दे देगी, और अगर कोई क्वेश्चन बना रहा होगा नीट वगैरह में या जेई में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही 5-6 कंपाउंड दे देगी ऑप्शन के अंदर, मतलब क्वेश्चन के अंदर, और कहेगी कि इनमें से बताओ कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी वो नहीं बता पाएगा, लेकिन आप इसको आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो इन 3 अपने एग्जाम्पल को ध्यान रखना, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टूलिन एटसेट्रा। और भी बहुत होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में 3 ही दे रखे हैं, ठीक है। फॉल इन दिस कैटेगरी। व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे, ठीक है। अब ये नया वाला टॉपिक शुरू हो गया होगा अपना, हाँ ये देखो, ये अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन शुरू हो गया। आइडियल सॉल्यूशन हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझेंगे। सीधी सी बात है, आइडियल सॉल्यूशन के उल्टा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग वाला ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब जो ए बी का इंटरेक्शन होगा वो या तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ए बी से, या फिर ये ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा ए बी वाला इंटरेक्शन ए और बी के इंटरेक्शन से। तो सिंपल ये है, आइडियल सॉल्यूशन के अपना उल्टा है बिल्कुल,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसके अपोजिट ही डेफिनेशन बनी है जो अपने आइडियल की थी। आइडियल में यही था कि एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में अगर अपना सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो आइडियल था, लेकिन अगर ये ओबे ना करे तो अपना कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। The vapor pressure of such solution is either higher or lower than that predicted by Rolle's law। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा जो प्रिडिक्ट किया गया होगा रोल्स लॉ। देखो, जब हम लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं और उसके वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हम रोल्स लॉ को अपनाते हैं, क्योंकि रोल्स लॉ बताता है कि उसका किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का, किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का, वोलेटाइल मैंने आपको समझाया था, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं कि हाँ, अगर कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन, यानी जो मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका वेपर प्रेशर। तो हम वेपर प्रेशर ऐसे निकाल सकते थे मोल फ्रैक्शन देख के सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये स्टेटमेंट रोल्स लॉ अपना बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये चीज़ कहीं कहीं डेविएट करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ए बी का इंटरेक्शन होता है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो वो अलग अलग इसके अंदर केस बनते हैं, वो सब हम केस भी समझेंगे। तो उसी के कारण वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का कम और ज़्यादा हो सकता है। अब इंटरेक्शन से कम ज़्यादा कैसे होता होगा ये समझो। देखो, अगर ए बी का इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, अगर ए बी का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो वो जल्दी वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, और अगर ए बी का वीक इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा तो फिर वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके वेपर प्रेशर के अंदर डेविएशन आ जाता है जो अपना रोल्स लॉ है, क्योंकि रोल्स लॉ तो सिर्फ यही कंसिडर करता है कि ए बी का भी उतना ही इंटरेक्शन है जितना ए और बी का था। इफ इट इज हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन एंड इफ इट इज लोअर, ठीक है, इट एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ़ इट इज़ हायर, यानी अगर वेपर प्रेशर मेरा ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है रोल्स लॉ से। ठीक है, तो ऐसा क्यों, पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है कि ए और बी का इंटरेक्शन बहुत कमज़ोर रह गया होगा एक दूसरे से। तो ए बी का इंटरेक्शन कमज़ोर रहा होगा तो वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो यानी अगर उसका इंटरेक्शन कमज़ोर था और वेपर में कन्वर्ट हो गया तो जितने ज़्यादा वेपर हुए उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन होगा, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन रोल्स लॉ से कब होगा, जब ए और बी का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ से दिखा रहा हूँ मैं ना, कि अगर ए और बी की लंबी बॉन्ड लेंथ दिखाई तो मैंने, इसका मतलब वो कमज़ोर है। ये आपको पता होगा ना कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो तो मतलब उसका कमज़ोर होता है वो बॉन्ड, और अगर बॉन्ड लेंथ कम हुई तो वो ज़्यादा ताकतवर बॉन्ड होता है, ज़्यादा ताकतवर मोलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे केस में क्या होगा नेगेटिव डेविएशन में, कि ए और बी का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो अब ये इतने जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर मेरा घट जाएगा। तो रोल्स लॉ में जो वेपर प्रेशर आता उससे मेरा वेपर प्रेशर अब कम हो जाएगा, क्योंकि रोल्स लॉ में तो ए बी का मैं ए और बी के जैसा इंटरेक्शन दिखाता हूँ जो कि अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है ए बी का, तो इसके कारण वेपर प्रेशर कम और अपना नेगेटिव डेविएशन शो हो जाएगा रोल्स लॉ से। The plots of vapor pressure as a function of mole fraction for such solutions are shown in figure 1.6। तो 1.6 को हम
देख लेते हैं। The vapor pressure of the two component system as a function of composition. A solution that shows positive deviation from the Rolle's law. ठीक है, तो ए वाले को पहले देखते हैं। ए वाले में देख लो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, यानी पहले अगर रोल्स लॉ को फॉलो करता तो प्रेशर इतना होता, अब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका इंटरेक्शन कमज़ोर हो गया, ए बी का इंटरेक्शन कमज़ोर हो गया, तो इसके कारण प्रेशर अब देखो ज़्यादा आ रहा है। तीनों वाले में था दो, एक तो सोल्यूट का मान लो, एक सोलवेंट का मान लो, और तीसरा वाला सॉल्यूशन का। ये जो तीसरा वाला है ना, इन दोनों को मिलाने के बाद, है ना, ये पिछले वीडियो में समझाया था। तो ये भी अब देखो क्या बढ़ चुका है। ये देखो अब पहले इतना था, ब्लू वाले से पहले इतना था, जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता, लेकिन अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ये, क्योंकि ये नो आइडियल सॉल्यूशन है। अच्छा, बी वाला कौन सा होगा, सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव का है तो एक नेगेटिव डेविएशन का होगा। अ सॉल्यूशन दैट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो ये वाला भी हम देख लेते हैं। तो इसमें भी देखो जैसे सीधा था, अब वो नीचे जा रहा है, ठीक है, अब प्रेशर अपना कम हो गया, वेपर प्रेशर, क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन पावरफुल हो चुका है, तो वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ऐसे दूसरे का देख लो, ये भी कम जा रहा है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मेरा सॉल्यूशन बन रहा है उसका भी कम हो जा रहा है वेपर प्रेशर। क्योंकि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन वगैरह बहुत असल में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए आमतौर पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ से अपना क्या कहता है, मेल नहीं खाता, उससे डेविएट कर जाता है, पॉजिटिव की भी तरफ डेविएट हो जाता है और नेगेटिव की तरफ भी डेविएट हो जाता है। तो हमने फिगर देख लिया 1.6, आगे बढ़ते हैं इसमें। The cause for this deviation lie in the nature of interactions at the molecular level. मोलिकुलर लेवल पे जो इंटरेक्शन हो रहे थे ए बी वगैरह के, ए बी बी, तो इनके कारण ही डिपेंड होता है। तो ये एनसीईआरटी भी ये अच्छे से अब समझाएगी। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन पढ़ते हैं। In case of positive deviation from the Rolle's law, AB interactions are weaker than those between AA और BB। तो AB का इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाता है AA और BB से, कौन से के अंदर, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, क्योंकि AB का जब अगर ये कमज़ोर हो जाएगा इंटरेक्शन, तो इसी के कारण वो वेपर में तब्दील होना चाहेगा, और वेपर में तब्दील होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए इसको मैं पॉजिटिव डेविएशन कह देता हूँ। That is, in this case, the intermolecular attractive forces between the solute-solvent molecules are weaker than those between the solute solvent molecules। ठीक है, तो यही है कि AA और का इंटरेक्शन, BB का इंटरेक्शन, ये ज़्यादा पावरफुल था अपना किसके, AB के इंटरेक्शन से, तो इसी के कारण अपना पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। दिस मीन्स डैट इन सच, हाँ पिछली लाइन होगी ना, सोल्यूट, ठीक है, दिस मीन्स डैट इन सच सॉल्यूशंस molecules of A or B will find it easier to escape than in pure state। तो यही बात है कि मान लो प्योर स्टेट में जब AA था, या फिर प्योर स्टेट में जब BB था, उनको जब मैंने मिलाया और AB वाले मेरे कुछ बने, AA और BB भी बनेंगे, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो जो अब AA अगर खुद वेपर में कन्वर्ट होता तो इसमें तो ठीक ठाक इंटरेक्शन है, तो थोड़े बहुत बनते वेपर, बीबी भी ठीक ठाक इंटरेक्शन है तो थोड़े बहुत बनते, लेकिन ए बी का इंटरेक्शन पुअर होने के कारण इसके वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके वेपर बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो इसके मॉलिक्यूल, वेपर बनना क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल जब अपने लिक्विड से अपने गैस स्टेट या फिर वेपर की स्टेट में आ जाए, हवा में आ जाए, तो ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि इनका इंटरेक्शन ए बी वालों का कमज़ोर होता है।
तो इसलिए मॉलिक्यूल ए और बी वाले हैं वो आसानी से एस्केप कर जाएंगे देन इन प्योर स्टेट, क्योंकि प्योर स्टेट में इनकी फिर भी कुछ कुछ ठीक ठाक इंटरेक्शन थी जो कि बाद में सॉल्यूशन बनने के बाद कमज़ोर हो गई। दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर, ठीक है, ये अपना वेपर प्रेशर बढ़ा देगा, वेपर प्रेशर एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन, इससे अपना पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं, बहुत देर होगी ए बी बी करते हुए, तो अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। दो पढ़ेंगे हम इसके एग्जांपल और दो उसके भी पढ़ेंगे। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव्स इन दिस मैनर, ठीक है, तो इथेनॉल लिया मैंने और एसीटोन लिया, इन दोनों को मैंने मिला के अपना क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। ये कलर विजिबल नहीं होगा, रेड कलर ले लेते हैं। तो इथेनॉल अपना ले लेते हैं C2H5OH, और एसीटोन ले लेते हैं, पता होगा ना, CH3COCH3। तो इन दोनों को हम जोड़ के अपना सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसके अंदर देखते हैं अब क्या होगा। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर। इन प्योर इथेनॉल मोलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो इथेनॉल के अंदर अपने क्या होते हैं, मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं ये भी देख लो फटाफट। सी, ये मैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल होगा मेरे पास, ठीक है, ये छोटा सा मैं बना रहा हूँ, ओ और ये एच, तो इसके ऊपर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार इधर हल्का सा, ये हाइड्रोजन वगैरह आप कंसीडर कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं एक और बनाऊँ तो फिर यहाँ से मेरा CH3CH2O और ये H, ऐसे ही सिंपली इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, H पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के साथ, यानी कि ये ऑक्सीजन दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे के साथ इथेनॉल वाले अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। लेकिन जब मैं इथेनॉल के अंदर एसीटोन मिला देता हूँ तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एसीटोन आने के कारण कमी आ जाती है। वैसे तो एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन उस लेवल की नहीं देखने मिलती, क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड में ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और इसी के कारण इसमें बहुत कम लेवल के चार्जेस तो इसमें भी डेवलप होते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन बहुत कम डेवलप होते हैं, और उस लेवल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती जिस लेवल की अपने को इथेनॉल के अंदर देखने को मिलती है। तो जैसे ही मैंने इथेनॉल सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर एसीटोन सोल्यूट की तरह डाल दिया, तो एसीटोन इथेनॉल वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं कहीं से तोड़ के अपनी वाली बनानी शुरू कर देता है। तो इसके कारण जो इसके मॉलिक्यूल बनता है फाइनली अपना इथेनॉल और एसीटोन मिलके जो सॉल्यूशन बनाता है, तो वो कमज़ोर सॉल्यूशन बन जाता है, वो वीक हो जाता है उनकी बॉन्डिंग आपस में। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वीक बॉन्डिंग होगी तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, और आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ना तो सिंपल समझ लो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये एग्जांपल अपना पॉजिटिव डेविएशन का है, इथेनॉल में जब मैं एसीटोन डालूंगा तो। On adding acetone, its molecule gets in between the host molecule. होस्ट मॉलिक्यूल अपने कौन से थे, वही जो सॉल्वेंट था इथेनॉल। तो इथेनॉल के अंदर मैं एसीटोन डालूंगा तो इसके मॉलिक्यूल यानी कि एसीटोन के मॉलिक्यूल इथेनॉल वालों से इंटरेक्ट करने लग जाएंगे और कमज़ोर बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। एंड ब्रेक सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम, जो अपने इथेनॉल के अच्छे अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़िया वाले बने हुए थे उनको तोड़ के एसीटोन अपने कमज़ोर बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। Due to this, due to weakening of interactions, the solution shows
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो ये मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव डेविएशन ये फिर दिखाने लग जाएगा क्योंकि इंटरेक्शन अब कमज़ोर हो चुका है अपने सॉल्यूशन के अंदर। फिगर 1.6a, हाँ तो पॉजिटिव वाला तो आपको दिखा दिया था ना, 1.6 का ए वाला, ये वाला इसमें पॉजिटिव डेविएशन, प्रेशर बढ़ गया ना अपना, आगे सॉल्यूशन का देखो पूरे का प्रेशर बढ़ गया। इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड, एक और एग्जांपल लेते हैं आप, कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन, द डाइपोलर interactions between the solute solvent molecules are weaker than the respective interactions among the solute solute and solvent solvent molecules। तो अब इसमें देख लो भाई, सिंपल सी बात, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, याद करो, लाइक डिजोल्व इन लाइक, यानी पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट के साथ मिलके अच्छा खासा अपना सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होता है। जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहता है और सॉल्यूशन बनाना चाहता है, वहीं पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में मिलके सॉल्यूशन बनाना चाहता है। तो अगर नॉन पोलर को मैं पोलर के साथ रखूँगा तो अच्छे से डिजोल्व वो नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। जो अपना कार्बन डाइसल्फाइड होता है CS2, तो इसके अंदर हमारा जो बॉन्ड बनते हैं, अब ये ओवरऑल नॉन पोलर है। एक बार तो आप कह दोगे कि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव डाल देगा, तो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इसका काउंटर इफेक्ट ये देखो, ये यहाँ से दूसरा सल्फर भी खींच लेगा, यानी कि नेट, आप वेक्टर आपने पढ़ा होगा वैसे भी फिजिक्स के अंदर, कि एक तरफ इस साइड से कोई जोर लगा रहा है, दूसरी तरफ इस साइड से भी उतना ही कोई जोर लगा रहा है, तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा, है ना। कि अगर मान लो कोई डब्बा पड़ा है मेरे पास, एक तरफ से मैं खींच रहा हूँ और एक तरफ से मेरे जितना ही कोई बहरूपिया खींच रहा है, तो वो डब्बा नहीं हिलने वाला, क्योंकि दोनों तरफ से मैं बराबर तरीके से खींच रहा हूँ। तो इसलिए इस पे ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर CS2 वाले पे कार्बन डाइसल्फाइड पे क्या हो जाता है, पोलैरिटी ज़ीरो हो जाती है, नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए ये नॉन पोलर बन जाता है। और अपने को पता है दूसरा क्या है, दूसरा क्या लिया था हमने साथ में इसके, कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन के अंदर मिलाया था। एसीटोन तो आपको पता ही है पोलर होता है, इसमें छोटी मोटी अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ज़्यादा तो नहीं होती क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन वाला मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इतना नहीं खींच पाता कार्बन से, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड है इसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं पोलैरिटी तो इसके अंदर होती ही है। तो ये पोलर हो गया एसीटोन अपना, और कार्बन डाइसल्फाइड अपना क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो फिर इनके बीच में मैंने बताया कि लाइक लाइक एक साथ डिजोल्व होना चाहते हैं अच्छी तरह, ये दोनों तो अनलाइक हो गए, एक तो पोलर हो गया एक नॉन पोलर हो गया, तो इसलिए इनका अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता, और जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन कमज़ोर बनता है, कमज़ोर सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर इनका बढ़ जाता है, क्योंकि वेपर उड़ जाते हैं हवा में और प्रेशर बढ़ा बढ़ा देते हैं, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, अपना पॉजिटिव डेविएशन आ गया कहाँ से, रोल्स लॉ से। तो एक और हमने एग्जांपल यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। तो यही है, बिटवीन सोल्यूट आर वीकर देन द रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन अमंग द सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट। सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट का जो इंटरेक्शन था उससे वीक इंटरेक्शन हो जाता है हमारा सोल्यूशन का, सोल्यूशन में बनता है ना, सोल्यूट और सोलवेंट जुड़ जाते हैं एक साथ, तो इंटरेक्शन वीक हो जाता है, और ये अपना पॉजिटिव, दिस सॉल्यूशन ऑल्सो शोज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन आपको दो एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा वाला नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं भाई, नेगेटिव के अंदर क्या होगा। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन for attractive forces between AA and BB are weaker than those between AB and leads to decrease in vapor pressure resulting in negative deviation। तो अब इसके अंदर क्या हो जाता है भाई, अब जो अपना AB का जो ये बनेगा आगे अपने पास मॉलिक्यूल, ये सॉल्यूशन अपना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इसके पास ज़्यादा ताकत होती है, या ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और ज़्यादा मजबूत किससे मजबूत हो जाता है, जो अपना सोल्यूट और सोलवेंट थे ना AA और BB,
इनसे ये ज़्यादा ताकतवर हो जाता है AB वाला, और ज़्यादा ताकतवर होने के बाद ये जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, और अगर ये वेपर में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, और वेपर प्रेशर घट जाएगा तो रोल्स लॉ से अपना नेगेटिव डेविएशन शो हो जाएगा। तो ये समझाया भी था मैंने, दोबारा से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो यही होता है वीकर देन दोज, वीक हो जाता है, यानी ए और बी वाला हमारा वीक हो जाता है ए बी से, या फिर कह लो ए वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन शो करने लग जाता है। किसमें, रोल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो होने लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका भी, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज़ अ मिक्सचर ऑफ फिनॉल और फिनॉल एंड एनिलीन। ठीक है, तो फिनॉल और एनिलीन में क्या होता है, इन दिस केस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग between phenolic proton and lone pair on nitrogen atom of aniline is stronger than the respective intermolecular hydrogen bonding between the similar molecules। तो इसके अंदर क्या होता है कि एनिलीन है मेरे पास, तो एनिलीन एन, दो हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है, NH2, और दो लोन पेयर भी होते हैं अपने को पता है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। और दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, फिनोल, तो भैया फिनोल के अंदर ऑक्सीजन है और यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन है। अब आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। और हम प्रोटॉन क्या कहते हैं भाई, H+ को ही हम प्रोटॉन कह देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं अपने पास, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खींच जाए मोटा मोटा, पूरा तो नहीं खींचा, इसमें पार्शली आया, लेकिन खींच जाए तो फिर हाइड्रोजन को हम एक तरीके से प्रोटॉन भी कह के दिखा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका खींच गया। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा कि ये वाला हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन, और जो नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। या हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या कह देता हूँ मैं, प्रोटॉन भी कह रखा है, ठीक है, इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर इसको। लेकिन ऐसा ये इंटरेक्शन हो जाता है, और ये इंटरेक्शन काफ़ी मजबूत होता है। अगर सिर्फ फिनॉल था मेरे पास शुरू शुरू में, और सिर्फ एनिलीन था, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में। जैसे अगर फिनॉल है तो फिनॉल, अकेला फिनॉल है मेरे पास, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि उसमें भी O है, H है। ऐसी दूसरा फिनॉल होगा, उसमें भी O और H होगा, तो उसका O दूसरे के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ऐसे ही एनिलीन है, तो एक और एनिलीन होगा मेरे पास, तो एनिलीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा अपने आसपास के साथ। तो वो भी उनके इंटरेक्शन होते हैं, एनिलीन का अलग इंटरेक्शन होता है अपना, और फिनॉल का अपना अलग इंटरेक्शन होता है। लेकिन जब इन दोनों को मैं मिला देता हूँ और ये नए टाइप का जब इंटरेक्शन बनता है एनिलीन और फिनॉल का एक दूसरे के साथ, ये काफ़ी पावरफुल होता है बजाय उन दोनों के अलग अलग के इंटरेक्शन के। तो इसलिए ये मजबूत हो जाता है, और वेपर प्रेशर अपना घट जाता है। वेपर प्रेशर घटने से नेगेटिव डेविएशन आता है। तो ये था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन फिनोलिक प्रोटोन, जो मैं बता रहा था ना, हाइड्रोजन के ऊपर वो खींच लेता है ऑक्सीजन अपना, तो हाइड्रोजन वाला, एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन। तो ये वाला स्ट्रोंगर इंटरेक्शन होता है देन रिस्पेक्टिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मोलिक्यूल। यानी कि पहले उनके अलग अलग के हो रहे थे, एनिलीन का एनिलीन के साथ, और फिनॉल का फिनॉल के साथ, जो सॉल्यूशन बनाने से पहले थे अपने पास, उनका जो इंटरेक्शन था वो इतना पावरफुल नहीं था जो सॉल्यूशन बनने के बाद हुआ, क्योंकि एक दूसरे के साथ आपस में अच्छी खासी बॉन्डिंग दिखाने लग गई। इंटरमोलिकुलर, ठीक है, सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, ये पहला वाला हमने केस अच्छी तरह समझ लिया है। अब एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इसको। सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का अगर मैं लेता हूँ इसके अंदर, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3, एसीटोन अपने पास क्या है बताया था,
नीचे बना भी हुआ है, ये देखो। तो ये अपने पास क्या है, एसीटोन है, और ये अपने पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो इनका इंटरेक्शन देखते हैं अब, इनका आपस में क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद मैंने एसीटोन के अंदर जब क्या मिलाया, अपना क्लोरोफॉर्म मिलाया, तो मेरे पास ये सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में देखो, अपना एसीटोन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ शो कर रहे हैं। मैंने बताया था ना कि इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन थोड़ी कमज़ोर टाइप की होती है क्लोरोफॉर्म वाला, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसीटोन भी शो करता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जब ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो ये इतनी मजबूत तो होती है, जो कि इंडिविजुअल से तो मजबूत होती है। यानी इंडिविजुअली जो एसीटोन था सिर्फ मेरे पास, उसकी जो बॉन्डिंग थी आपस में एक दूसरे के साथ, और जो अपने पास क्लोरोफॉर्म की बॉन्डिंग थी एक दूसरे के साथ, वो बॉन्डिंग इतनी ताकतवर नहीं थी। लेकिन जब मैंने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया और ये सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण अपने पास नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इन दोनों की अच्छे से, तो वो ज़्यादा बेटर इंटरेक्शन हो जाता है इंडिविजुअल से, तो इसके कारण अपना नेगेटिव डेविएशन आ जाते हैं। तो 4 एग्जांपल अपने पास हो चुके हैं, 2 पॉजिटिव के 2 नेगेटिव के, है ना, 2 पॉजिटिव के हो चुके हैं, 2 नेगेटिव के। तो ये अच्छे से ध्यान कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी मैंने डिटेल में सब कुछ आपको समझाया तो है ही। ये लिखा भी हुआ है, दिस इज बिकॉज क्लोरोफॉर्म मोलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मोलिक्यूल एज शोन इन फिगर। क्लोरोफॉर्म अपना एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है, इससे अपना ये पावरफुल बन जाता है मोलिक्यूल, ठीक है। दिस डिक्रीजेस द escaping tendency of molecules for each component, and consequently the vapor pressure decreases, resulting in negative deviation from Raoult's law। तो यही दिखाया गया है कि अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल का टेंडेंसी कम होगी किसमें, वेपर में बनने के लिए। क्यों होगी कम टेंडेंसी, क्योंकि इनका इंटरेक्शन पावरफुल हो गया, तो इसलिए अब वो वेपर में नहीं बनना चाहता, और वेपर में नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर कम रहेगा, और कम रहेगा तो उसके कारण नेगेटिव डेविएशन शो हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, फिगर 1.6 का बी। तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन अपने को इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है कि अब ये कम हो गया, पहले ज़्यादा था, कम हो गया। मतलब अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो इतना होता, लेकिन नॉन आइडियल में ये कम हो गया, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं एजियोट्रोप्स के बारे में। Some liquids on mixing form azeotropes, which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature। तो समझना पड़ेगा एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। एजियोट्रोप्स भी सॉल्यूशन होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल होते हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि अपना रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो अब इसको समझते हैं एजियोट्रोप क्या होते हैं। पहले हम सिंपल सॉल्यूशन समझते हैं, ठीक है। एजियोट्रोप एक स्पेशल केस है अपने पास। पहले सिंपल सॉल्यूशन का आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि सिंपल सॉल्यूशन में लेके चलता हूँ, मैं पानी के अंदर क्या मिला देता हूँ, मैं अल्कोहल मिला देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है सर, पीना है क्या इसको, नहीं पीना नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना है, बॉईल करना है। तो क्या होगा इसके अंदर, देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 60 डिग्री, मतलब अल्कोहल का कुछ भी अब कुछ ही अज्यूम कर लो, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल हो रहा है। वाटर का आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस पे अपने पास बॉईल होता है, ठीक है। तो अब मैंने इसका सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो अब मेरे को मेरी अल्कोहल अलग करनी है पानी से, ठीक है। अभी मेरा सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, क्या क्या है भाई, एक तो मैंने इसके अंदर पानी मिलाया था, ठीक है, और एक मैंने क्या मिलाया था इसके अंदर, अपनी प्यारी अल्कोहल, ठीक है। तो
अब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, हीट कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे टेम्परेचर इसका बढ़ने लगेगा। हीट को यार मैं दूसरे कलर से, ग्रीन से दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हीटिंग दे रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा इसका, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा और मैं वेसल को क्लोज कर देता हूँ। तो अब टेम्परेचर मान लो मेरा 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस। और हमने क्या मान के चला था कि 60 डिग्री सेल्सियस पे अपनी जो एल्कोहल है वो क्या हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो एल्कोहल अपनी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगी। अभी पानी नहीं, अभी अपनी बहुत सारी क्या होने लगी, वेपर में कन्वर्ट। ज़्यादातर अपने पास कौन सी देखने को मिलेगी, एल्कोहल मिलेगी। और 100 डिग्री सेल्सियस पे अपने पास अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ाता रहूँगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊँगा, तो अब धीरे धीरे मैं देखूँगा, अरे एल्कोहल अपनी येलो से थी ना, तो गलती से ये ब्लू बना दी मैंने, ठीक है। शुरू में अपनी एल्कोहल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर जब मैं इतना टेम्परेचर तक ले जाऊँगा गर्म करते करते, तो अब जो मेरा पानी है वो भी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर के अंदर, ठीक है। तो इसमें इन दोनों का अलग अलग था, मतलब अगर मेरे को पानी से अल्कोहल अलग करनी है तो मैं 60 डिग्री पे ले जाऊंगा। अब उसमें मेरी अल्कोहल हो जाएगी, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैं किसी भी अपने प्रोसेस से, अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनसे मैं अलग कर लूँगा अल्कोहल को पानी से। तो वो अपना नॉर्मल सोल्यूशन होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन की, एजियोट्रोप्स की। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब एक बार मैंने दो चीज़ों को मिला दिया, ठीक है, एक बार मैंने दो चीज़ों को मिला दिया। अब ये कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, मान लो 120 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के दोनों वेपर में बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक टेम्परेचर पे कोई एक चीज़ मेरे बनने लगी। जैसे वाटर के अंदर अल्कोहल बनाया था तो 60 डिग्री सेल्सियस पे मेरी अल्कोहल उबलने लगी थी, वेपर में जाने लगी थी। और उसके बाद जब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस किया तब जाके मेरा पानी उबलना शुरू हुआ। लेकिन एजियोट्रोप्स में कितने चाहे आप, ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है जो दो चीज़ों से मिलके बना होता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ ही क्या शुरू हो जाती है, बॉईल होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक पहले बॉईल होगी एक बाद में बॉईल होगी। तो इसी के कारण दोनों साथ में बॉईल होती है ना, तो इनको एक दूसरे से सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो बहुत एक अच्छा प्रोसेस है दो चीज़ों को अलग करने का, वो भी इसके ऊपर कारीगर नहीं है। तो एजियोट्रोप्स की ये खास बात होती है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे जो कुछ दोनों चीज़ों से मिला है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी शो नहीं करती। मतलब फ्रैक्शनल हम डिस्टिलेशन उनको अलग भी नहीं कर सकते। और एक और कमाल की चीज़ होती है उसके अंदर, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ये भी ध्यान रखो, इसका मतलब क्या होता है कि, समझाते हैं भाई इसका भी मतलब। जैसे मेरे पास एक बीकर है, क्लोज्ड कंटेनर मान लो, जो कुछ भी मानना है, क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दो चीज़ें अपनी मिला रखी है और इसके ऊपर वेपर भी है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने मिला रखी है, ठीक है, ये भी मिला रखी है मैंने इसके अंदर। और इसके भी ऊपर कुछ वेपर है क्योंकि दोनों के साथ में आएंगे अपने को पता है। तो अब नीचे ब्लू वाले का मोल फ्रैक्शन अगर काय ए है तो ऊपर मोल फ्रैक्शन मान लो इसका वाई ए कर लो, ठीक है। तो अब ये दोनों मोल फ्रैक्शन बराबर होंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही एजियोट्रोप्स की एक और खासियत होती है कि इसके ऊपर वाले मोल फ्रैक्शन नीचे वाले के बराबर होंगे। ऐसा ही सेम केस क्या होगा, ग्रीन वाले के साथ होगा। ग्रीन वाले के नीचे मान लो मोल फ्रैक्शन कुछ है काय बी, ठीक है। और ऊपर ग्रीन वाले के मोल फ्रैक्शन है वाई बी, ठीक है। तो ये भी बराबर होंगे। तो यही सेम कंपोजिशन का मतलब है। तो एजियोट्रोप्स के बारे में अपने को तीन चीज़ें पता लगी, क्या कि एक तो इसका सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड और वेपर फेज में, यानी लिक्विड में कोई कंपोनेंट के जितने मोल फ्रैक्शन है उतने मोल फ्रैक्शन अपने को वेपर फेज में, हवा में, उतने ही मोल फ्रैक्शन अपने को मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये समझ गए।
दूसरी चीज़ क्या होती है, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ये बॉईल होता है। ऐसे नहीं कि एक कंपोनेंट पहले बॉईल हो गया, एक कंपोनेंट बाद में होगा, एक ही टेम्परेचर पे ये बॉईल होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीसरी चीज़ क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये हमारे क्या नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर से एजियोट्रोप्स के, ठीक है, क्योंकि ये एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये आगे लिखा भी होगा इसमें एनसीईआरटी में। इन सच केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी ये अलग नहीं हो पाते कंपोनेंट, ठीक है। There are two types of azeotropes called minimum boiling azeotropes and maximum boiling azeotropes। तो हम दो टाइप के एजियोट्रोप्स पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था एजियोट्रोप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो नॉन आइडियल है तो सीधी सी बात है, रोल्ट्स लॉ से ये वेरिएशंस डेविएशन शो करेंगे। तो दो टाइप के डेविएशन शो करते हैं ये, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो ये दोनों भी अब हम समझेंगे कि कौन सा मिनिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में क्या होता है। द सॉल्यूशन which show a large positive deviation from Rolle's law form minimum boiling azeotropes at a specific composition। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिक कंपोजिशन में ही एजियोट्रोप बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कितनी मैंने किसी चीज़ में कुछ भी कितना भी मिला दिया तो वो बन जाएगा। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट की सोल्यूट डलेगी तभी ही एजियोट्रोप बनेगा। अगर आपने सोल्यूट वगैरह को कम ज़्यादा कर दिया या सॉल्वेंट को कम ज़्यादा कर दिया तो एजियोट्रोप नहीं बनेगा, ठीक है। उसके लिए बहुत स्पेसिफिक कंपोजिशन की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जो शो करता है उसको मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कहता हूँ, ठीक है। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब था कि वेपर प्रेशर अपना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यही था ना। तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों शो करता है, अरे सीधी सी बात है, अगर वेपर प्रेशर किसी चीज़ का बॉइलिंग होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि बॉइलिंग होता क्या है। बॉइलिंग होता है कि जब मेरा लिक्विड है, लिक्विड का जो प्रेशर है, ठीक है, मेरे लिक्विड का जो प्रेशर है अगर वो बाहर के प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड से अपने वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, हवा में आने शुरू हो जाते हैं, लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। तो आमतौर पे बाहर का प्रेशर हम 1 atm मानते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का प्रेशर होता है वो हम 1 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है। तो उतना ही जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, किसी भी चीज़ को मैंने पानी को भी बॉईल करना सीखा तो पानी में भी इसका क्या मतलब होता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। इसका मतलब होता है कि जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देता हूँ तो मेरे पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास उनका इतना प्रेशर हो जाता है, 1 atm के आसपास उनका प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण वो किस में वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग से आप सिर्फ इतना ही समझे कि जब हमारा लिक्विड का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या होता है कि अगर मैंने किसकी बात की, अब मैंने बात की कि पॉजिटिव डेविएशन वाले की, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया मेरे पास, यानी कि मेरे पास लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर अब प्रेशर ज़्यादा होता जा रहा है, जिसी के कारण तो मेरे ऊपर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना, तभी तो ऊपर जाके वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके कारण हो जाती है मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग क्यों हो जाती है समझो ये भी, क्योंकि अगर मेरे पास लिक्विड के अंदर अब प्रेशर मेरा ज़्यादा हो गया पहले के मुकाबले, ठीक है, मान लो पहले मेरे पास बार देखो 1 atm है, तो मेरे को जैसे ही मैं 1 atm का प्रेशर कर दूंगा लिक्विड के अंदर मेरा तो वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मान लो पहले मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर 0.3 atm है, ठीक है। तो पहले वाले का ये सॉल्यूशन ए है मेरे पास, ठीक है, सॉल्यूशन ए है या, ठीक है। तो अगर इसका 0.3 atm है मेरे पास तो मेरे को 0.7 atm प्रेशर और क्रिएट करना पड़ेगा। हीट की मदद से भी मैं कर सकता हूँ,
जिससे वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन मान लो किसी का प्रेशर ज़्यादा है, 0.8 ATM प्रेशर है, तो सिर्फ मेरे को थोड़ी सी ही हीट देनी पड़ेगी जिससे 0.2 प्रेशर ATM और बढ़ जाए मेरा, और 1 ATM बन जाए, जिससे ये भी वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जिसका लिक्विड का प्रेशर मेरा मान लो अगर ज़्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो वो जल्दी से बॉईल हो जाएगा, जल्दी से वो 1 ATM को अचीव कर लेगा, 1 ATM होते ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है या समझाया गया है कि अगर सॉल्यूशन है, उसका लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है फ्रॉम रोल्स लॉ, मतलब उसका वेपर प्रेशर अच्छा है। वेपर प्रेशर अच्छा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर था वो अच्छा था, तभी वेपर प्रेशर उसका अच्छा है। तो लिक्विड का प्रेशर अच्छा है मतलब वो 1 ATM के पास जल्दी पहुंच जाएगा। 1 ATM यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के पास हमारा जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए वो मिनिमम बॉइलिंग है, यानी मेरे को बहुत कम हीट देनी पड़ेगी उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के लिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर है। तो यही इसके अंदर दिया गया था। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल वाटर मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। ठीक है, जब मैं शुगर को फर्मेंट करता हूँ तो उससे मेरे को एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर मिलता है इथेनॉल और वाटर का। ठीक है, अब मैं इस सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ले जाता हूँ। क्यों ले जाता हूँ? ताकि मैं क्या कर सकूँ, इथेनॉल को अलग कर सकूँ पानी से। ठीक है, मैं इथेनॉल को पानी से अलग करना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर हुआ, उससे मेरे को एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर मिला, या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको क्योंकि होमोजीनियस होता है ये। तो उससे मेरे को एक मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन मिला इथेनॉल और वाटर का। तो अब मैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ की प्रोसेस के थ्रू ले जाऊंगा, ताकि मैं इथेनॉल को अलग कर सकूं पानी से, अपने वाटर से। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान अगर मेरे पास एक टाइम पे ऐसी कंसंट्रेशन आ गई कि 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है, मेरे पास 95% वॉल्यूम है इथेनॉल का पानी के अंदर, अगर ये कंसंट्रेशन आ गई तो ये सॉल्यूशन मेरा क्या बन जाएगा, एजियोट्रोप बन जाएगा। एजियोट्रोप बन जाएगा मेरा। और क्योंकि मैंने बताया भी था आपको कि एजियोट्रोप बनाने के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपोजिशन चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी कंपोजिशन में मेरा एजियोट्रोप बन जाएगा। तो इसमें स्पेसिफिक कंपोजिशन क्या थी इसकी, कि 95% बाय वॉल्यूम मेरा इथेनॉल होगा पानी के अंदर, तो वो मेरा एजियोट्रोप बन जाएगा। और ये बनने के बाद आपको पता है, चाहे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते रहो, अब ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि इनका एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिस पे ये बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, जो कि आमतौर पे सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, वंस दिस कंपोजिशन यानी कि 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ये एक बार मेरी कंपोजिशन अचीव होगी, नॉन एज एजियोट्रोपिक कंपोजिशन, यानी इस कंपोजिशन को मैं एजियोट्रोप कंपोजिशन कहता हूँ, हैज़ बीन अचीव्ड, द लिक्विड एंड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन अकर। लिक्विड और वेपर की सेम कंपोजिशन हो जाती है एजियोट्रोप का, मैंने बताया था ना कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर और जो मेरा वेपर फेज है उनके अंदर बराबर हो जाता है, और टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट हो जाता है। एजियोट्रोप की प्रॉपर्टी बताई थी जब मैंने, और वो सेपरेट भी नहीं हो सकते एक दूसरे से। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर कंडीशन का हमने एग्जांपल देख लिया एक, जिसके अंदर हमने एजियोट्रोप के बारे में पढ़ा, और ये वाला एक और भी हम पढ़ेंगे जिसके अंदर फिलहाल तो हमने एक पॉजिटिव डेविएशन वाला पढ़ा, एक नेगेटिव डेविएशन वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन का भी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। द सॉल्यूशंस डेट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंपोजिशन तो मैंने बताया ही, हर कंपोजिशन पे ऐसा नहीं होता। तो इसमें लार्ज नेगेटिव डेविएशन, अब ये उसका उल्टा होता है। कैसे? कि अब पहले वाले का, कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर कम है। अगर मेरा वेपर प्रेशर गैस वाले का कम है, यानी कि मेरा लिक्विड का भी वेपर प्रेशर कम है, तो यानी कम है तो मतलब 1 ATM बॉईल करने के लिए, मेरा मकसद क्या है, मेरे को बॉईल करना है, 1 ATM तक लेके जाना है, लेकिन मेरे लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है,
तो मतलब मेरे को बॉईल ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाके होगा, यानी ज़्यादा हीट दूंगा, मतलब ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि मेरे को ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को मैक्सिमम बॉइलिंग आ जाएगा ड्यू टू नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, क्योंकि मेरा प्रेशर कम था जिसके कारण मेरे को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा बॉइलिंग करनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। इसका भी एक एग्जांपल दे रखा है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रोप। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, HNO3 और वाटर वाला, इसकी भी स्पेसिफिक कंपोजिशन की बात करते हैं तभी हम एजियोट्रोप को बता सकते हैं ना, ऐसे किसी भी कंपोजिशन पे नहीं होगा। इसकी कंपोजिशन भी समझते हैं कि किस कंपोजिशन में ये अपना एजियोट्रोप बनता है, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप अपना कब बनता है। दिस एजियोट्रोप हैज़ approximate composition 68% nitric acid and 32% water by mass with a boiling point of 393.5 केल्विन। ठीक है, तो जब मेरे पास इसकी भी कंपोजिशन हमने देख ली कि एक 68% मेरे पास नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाई मास जब मेरे पास होगा, बाई मास ये कंसनट्रेशन टर्म्स है ना, दूसरी क्लास में मैंने शायद सेकंड लेक्चर में समझाई थी ये, तो बाई मास ये कंसनट्रेशन टर्म्स होती है। तो इतनी जब कंपोजिशन होगी मेरे पास, तब मेरे पास कौन सा वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मेरे पास मेरे को मिल जाएगा। और इसकी एक बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया आपको फिक्स होता है, तो इसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है 393.5 केल्विन। तो एक एक एग्जांपल हमने मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का भी समझ लिया, और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके ओके बाय।